दोस्तों निश्चित रूप से आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले इसको देख लेते हैं। जैसे कि विश्व और भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो हाल ही में आई है, ISFR 2023, उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट को पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न संभावित हैं। नोबेल पुरस्कारों के बारे में जानेंगे A to Z। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अभी हाल ही में जो हमारे 51 क्रम के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको भी जानेंगे। जनगणना अभी भी प्रासंगिक है 2011 वाली, तो भारत और यूपी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। पर्यावरण के बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु, और मुझे लगता है कि पर्यावरण का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, सारे एक जगह पर संकलित कर लिए हैं और उनको भी पढ़ लेंगे। सतत विकास लक्ष्य 17 गोल हैं SDG के, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, उनको भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ जल संधियाँ, यानी कि कौन सी जल संधि कहाँ है, किसको अलग करती है, जानेंगे। वन्यजीव अभयारण्य, भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद, रामायण महाभारत लीलावती वगैरह का, सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना ये चाहूँगा, पीस ऑफ माइंड एंड स्टेट ऑफ माइंड सबसे महत्वपूर्ण है। स्टेट ऑफ माइंड, आपके मन की दशा क्या है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तनाव में अध्ययन बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी तनाव ना लें। परीक्षाएं होती हैं, हो रही है, आगे भी होंगी। अपने लाइफ को फिगर आउट करने का प्रयास न करें एक परीक्षा के माध्यम से, और चीज़ों को इस तरीके से लें जैसे कि हाँ चलो मैं अपना टेस्ट लेता हूँ, ये चीज़ ऑलरेडी जानता हूँ, ये चीज़ भूल रहा था मैंने सीख लिया, ये चीज़ नई है इसको नोट कर लेता हूँ। इस वे में आप स्टडी करें और जो भी बिंदु आए शांति से उसको आत्मसात करें। एक बार में कभी भी, कितनी भी स्ट्रांग मेमोरी क्यों ना हो, आप स्वामी विवेकानंद ही क्यों ना हो, मैं चैलेंज लगाता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ कि एक बार में इतनी सारी चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। पहली बार पेशेंस ज़्यादा लगता है, दूसरी बार कम, तीसरी बार और कम। यही शर्त होती है कि कितनी बार आप रिपीट करते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो हैंड रिटन PDF है। अगर आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि सीखने की तरह, जानने की तरह और अपने आप को पहचानने की तरह कि हम कितने तैयार हैं, और सारी चीज़ें मन में धैर्य में रख कर फिर आप आगे बढ़ें। और घबराएं बिल्कुल नहीं, तनाव नहीं लेना है कि ये चीज़ हमारी छूट रही है, वो चीज़ छूट रही है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। नो वन नोज आगे क्या होना है। और जो टॉपिक आप बार बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो टॉपिक वहाँ से प्रश्न आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, कोई नहीं जानता है। जो लोग लगातार परीक्षाएँ दे रहे हैं उनको पता होगा। जैसे कि GS में आपके 6 टॉपिक हैं, हर टॉपिक से 5-5 प्रश्न आने चाहिए, लेकिन ये श्योर नहीं है। कुछ प्रश्न तो ऐसे होंगे ना कि उनको बिना पढ़े ही आप हल कर लेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें जो बहुत बड़े बड़े पढ़ाकू होंगे ना, उनकी भी हालत ख़राब होगी। तो यहाँ पर आपको उस समय जो आपकी तात्कालिक बुद्धि है, ठीक है, जो आपका उस समय आपका मन, मस्तिष्क, लॉजिकल पावर जो काम करेगा, उसी पर निर्भर करेगा कि आप क्या आंसर देकर आएंगे। तो फिलहाल सबसे पहले तो युद्ध में शामिल होना है, पहले ही हार नहीं माननी है, कतई नहीं माननी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मेगा बूस्टर GS। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, विश्व और भारत वन स्थिति रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि 2023 में जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट आई थी, तो ये क्रम में 18वीं थी। अच्छा, इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में वर्तमान में 2010 से लेकर 2020 तक के लिए जो विश्व वन स्थिति रिपोर्ट आई है, उसमें टॉप पर चाइना है। चाइना के पास सबसे ज़्यादा वन है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, और जी हाँ, तीसरे स्थान पर हम हैं, यानी कि इंडिया में, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइड सिनेरियो है वन के मामले में। तो वन के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट 2023 के लिए जारी की गई है, हालांकि रिपोर्ट आई थी 2024 में, ठीक है। और इसे जारी कौन किया, तो पर्यावरण मंत्री के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और हमारे जो वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं, ये हैं भूपेंद्र यादव। इसका विमोचन देहरादून में किया गया था, वन अनुसंधान संस्थान में। और ध्यान रखना कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
के अंतर्गत आता है भारतीय वन सर्वेक्षण। तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो है ये प्रत्येक 2 वर्ष पर ISFR इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट को जारी करता है। इसकी पहली रिपोर्ट आई थी 1987 में और 2023 में जो रिपोर्ट आई है ये रिपोर्ट 18वीं रिपोर्ट है। इसके पहले कब आई थी? 2021 में आई थी, तब यह 17वीं रिपोर्ट थी। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि भारत में जो कुल वनावरण है वो कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका होगा, ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। भारत में कुल वनावरण जो है यह 21.76% है। ध्यान से सुनना, वनावरण जो है 21.76% है। क्षेत्रफल में देखेंगे तो ये हो जाएगा 7,15,443 स्क्वायर किलोमीटर। कुल वृक्षावरण कितना है? तो 3.41% है, यानी कि 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर। दोनों को जोड़ दीजिए, वनावरण और वृक्षावरण को अगर आप जोड़ देंगे तो ये बन रहा है कुल क्षेत्रफल का 25.17%, यानी कि 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर है ये भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण मिलाकर। तो कुल वनावरण कितना हो गया? 21.76%, और वनावरण और वृक्षावरण को जोड़ के देखा जाए तो कितना हो रहा है? 25.17%। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, यानी कि 2021 में जो 17वीं रिपोर्ट आई थी ISFR की, उसकी तुलना में वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। कितनी? ये मात्र 1,445.81 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें जो झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ कितनी हैं? 1.33% झाड़ियाँ हैं। मैंग्रोव वनस्पति के बारे में बात करें तो 0.15% है। इसको अगर क्षेत्रफल में बदलेंगे तो ये आएगा आपका 4,991.68 वर्ग किलोमीटर। और 2021 की तुलना में क्या हुआ है? 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी मैंग्रोव क्षेत्र में दर्ज की गई है। तो मैंग्रोव जो है ना 2021 की तुलना में घटा है। कितना घटा है? ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये प्रभावशाली है। 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। ध्यान देना कि 33% से अधिक वनावरण वाले जो राज्य हैं, ये 19 राज्य ऐसे हैं भारत में जहाँ पर जो वनावरण है वो 33% से अधिक है। 19 में 8 राज्यों में, यानी कि 33% से जो अधिक वनावरण वाले राज्य हैं, संख्या 19 है। तो इन 19 में 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर वनावरण जो है ये 75% से भी अधिक है। ये जो 8 राज्य हैं जहाँ पर वनावरण 75% से अधिक हैं, ये राज्य हैं मिज़ोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। देखो फ्रेंड्स, पूरे लेक्चर को आप ध्यान से सुन लो। सारे फैक्ट, सारे डेटा पहली बार में आपको याद हो ना हो, लेकिन सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस अलग आएगा और इसे आप 1-2 बार और पढ़ लेंगे, सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन पेशेंस लगाकर आपको पूरा लेक्चर कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वन और वृक्ष आवरण में सबसे अधिक कमी और वृद्धि वाले जो राज्य हैं, यानी कि वन और वृक्षावरण दोनों को जोड़कर सबसे अधिक कमी और सबसे अधिक वृद्धि वाले जो राज्य हैं। तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ कहाँ पर हुई है? वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पर ओडिशा, चौथे स्थान पर राजस्थान। तो वन और वृक्षावरण में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हुई? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है, यूपी दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर वन और वृक्षावरण में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। जबकि सर्वाधिक कमी कहाँ पर हो रही है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक कमी वन और वृक्षावरण में हो रही है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में हो रही है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, तीसरे स्थान पर लद्दाख है, चौथे स्थान पर नागालैंड है। तो वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक कमी कहाँ पर हुई? मध्य प्रदेश में। और सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? छत्तीसगढ़ में हुई है। ठीक है, अब देखो, अभी तक हमने बात करी है वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को जोड़कर सबसे अधिक वृद्धि होती है छत्तीसगढ़ में, सबसे अधिक कमी होती है मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर हम केवल वनावरण के बारे में बात करें, अब इसमें वृक्षावरण शामिल नहीं है, तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हो रही है? मिज़ोरम में हो रही है, फिर गुजरात में हुई, फिर ओडिशा में। तो वनावरण जो है सबसे अधिक कहाँ बढ़ रहे हैं? मिज़ोरम में बढ़े। ठीक है, फिर गुजरात, फिर ओडिशा में। जबकि सबसे ज़्यादा जो कमी हो रही है मध्य प्रदेश में हो रही है,
फिर आंध्रा है, फिर तेलंगाना है। ठीक है, हालांकि ध्यान रखना कि मैंग्रोव आंध्रा में बढ़े हैं, लेकिन ऑल ओवर जो बनावरण है तो उसमें कमी के मामले में बात करें तो एमपी में तो सबसे ज़्यादा कमी हुई है बनावरण में। इसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अब बात करते हैं वृक्ष आवरण के बारे में। तो वृक्षावरण में सर्वाधिक कमी और वृद्धि, तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई? मैंने आपको बताया था ना कि बनावरण और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि होती है छत्तीसगढ़ में। तो ऑल ओवर यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो है वृक्षावरण में टॉप पर आ रहा है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरे स्थान पर यूपी है। कहाँ? वृक्षावरण के बारे में, इसमें बनावरण शामिल नहीं है। जबकि सबसे ज़्यादा जो कमी हो रही है वृक्षावरण में वो कर्नाटक में हुई है, फिर बिहार में हुई है, फिर मध्य प्रदेश में हुई है। तो ध्यान देना कि अगर हम क्या बात करें बनावरण के मामले में, तो बनावरण में सबसे अधिक कमी के मामले में एमपी पहले स्थान पर है, लेकिन वृक्षावरण में एमपी तीसरे स्थान पर जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण इस राज्य में है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, और फिर आगे क्या देखेंगे प्रतिशत की दृष्टि से। तो एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे अधिक वन और जो वृक्षावरण है वहाँ कहाँ कहाँ पर है? तो सर्वाधिक वन और वृक्षावरण कहाँ पर है? तो सबसे टॉप पर आ रहा है आपका मध्य प्रदेश। यानी कि क्षेत्रफल के मामले में अभी भी एमपी जो है वो टॉप पर आ रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, प्रतिशत में नहीं, क्षेत्रफल में एमपी टॉप पर है। फिर अरुणाचल प्रदेश आ रहा है दूसरे स्थान पर, फिर महाराष्ट्र आ रहा है तीसरे स्थान पर। तो वन और वृक्षावरण को मिलाकर क्षेत्रफल सबसे अधिक जो है वो मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है। जबकि प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण में लक्षद्वीप पहले स्थान पर है। लक्षद्वीप का जो 91.33% एरिया है ये वन और वृक्ष आवरण से ढका हुआ है। दूसरे स्थान पर मिजोरम है 85.34%। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ रहा है 81.62%। ठीक है, तो ये याद रखना कि प्रतिशत की दृष्टि से तो लक्षद्वीप टॉप पर है, लेकिन एरिया वाइज मध्य प्रदेश टॉप पर है वन और वृक्षावरण में। बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक जो बनावरण है। अब यहाँ पर केवल बनावरण देखा जा रहा है, तो सबसे अधिक जो बनावरण है वो मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, जबकि प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक जो बनावरण है, अभी क्या देखा हमने, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक जो वन है वो टॉप पर मध्य प्रदेश है, लेकिन प्रतिशत में लक्षद्वीप जो है टॉप पर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मैंने आपको बताया ना लक्षद्वीप में बनावरण और वृक्षावरण दोनों को देखा जाए तो 91.33% है। तो वृक्षावरण को हटा भी दें तब भी लक्षद्वीप जो है वो टॉप पर आ रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक जो वृक्षावरण है, वृक्ष कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? तो महाराष्ट्र टॉप पर है, फिर राजस्थान आ रहा है, फिर आपका यूपी आ रहा है। जबकि प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक जो वृक्षावरण है उसमें चंडीगढ़ जो है टॉप पर है, फिर दिल्ली है, फिर केरल है। तो चंडीगढ़ और दिल्ली अगर देखा जाए तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर प्रतिशत के अनुसार राज्य देखेंगे तो केरल टॉप पर आ जाएगा, लेकिन अगर यूटी और स्टेट दोनों को मिलाकर देखें तो चंडीगढ़ टॉप पर है। देखो मैंग्रोव आवरण में कमी आई है, हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि मैंग्रोव वनस्पतियों में कमी आई है। तो टॉप पर सबसे ज़्यादा जो कमी आई है गुजरात में आई है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आई है। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि कितने राज्य और यूटी हैं जहाँ पर मैंग्रोव पाए जाते हैं। तो ध्यान देना कि 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर आपको मैंग्रोव मिलेगा। ठीक है, कुल मिला के 12 स्टेट हो गए आपके, 9 स्टेट हो गए, 3 यूटी हो गई, यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर केवल मैंग्रोव पाए जाते हैं। मैंग्रोव कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? 9 राज्यों में और 3 यूटी में। मैंग्रोव आवरण में ऑल ओवर तो कमी दर्ज हुई, लेकिन जो वृद्धि हुई है मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश में वृद्धि भी हुई है। अब यहाँ पर जो आगे पॉइंट है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना कि कृषि वानिकी को बढ़ावा देने वाला जो राज्य है, मतलब 21 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया गया है। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जो है वो कितना घोषित किया गया है? तो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट का जो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है ये 60,285.61 वर्ग किलोमीटर को घोषित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सर्वाधिक बांस क्षेत्र ये मध्य प्रदेश में है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक कार्बन स्टॉक ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो भारत वन स्थित रिपोर्ट है ये बिल्कुल ख़त्म होता है यहीं पर। इसके बाद क्या है? उत्तर प्रदेश वन स्थित रिपोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका,
यहाँ से प्रश्न बनेंगे। उत्तर प्रदेश का वन स्थित रिपोर्ट आपका अगला जो टॉपिक है यहीं से स्टार्ट होता है। तो ध्यान देना कि उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है, ये है। देखो वनावरण के बारे में बात हो रही है, तो यूपी में कुल वनावरण कितना है 6.24%। इसको आप एरिया में बदलेंगे तो कितना आ रहा है, ज़्यादा नहीं, 15,045.80 वर्ग किलोमीटर। ये काफ़ी कम आपको शो हो रहा होगा। 2023 में जो वृद्धि हुई है मात्र 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि वनावरण में दर्ज की गई है। तो वनावरण में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है किस जिले में हुई है, झांसी में, ठीक है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि झांसी में हुई, जबकि सर्वाधिक कमी हुई है लखीमपुर खीरी में, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि झांसी में और वनावरण में सर्वाधिक कमी कहाँ पर हुई है, लखीमपुर खीरी में हुई है। उत्तर प्रदेश में जो वनों का प्रकार है, ठीक है, इसका क्रम किस प्रकार से है, तो 3 प्रकार के वन यूपी में घोषित किए गए हैं। इसमें अगर देखा जाए तो एक है आपका खुला वन, दूसरा है सामान्य सघन वन, तीसरा है अत्यंत सघन वन। तो सबसे ज़्यादा जो वन यूपी में पाए जाते हैं, खुले वन सबसे ज़्यादा हैं, ओपन फॉरेस्ट, फिर आएगा आपका सामान्य सघन वन, फिर आएगा आपका अत्यंत सघन वन, ठीक है। मतलब खुले वन कितने हैं, 3.46% खुले वन हैं। सामान्य सघन वन कितने हैं, 1.66% है। और अत्यंत सघन वन ये सबसे कम है, 1.12% ही है। वैसे अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो सामान्य सघन और अत्यंत सघन ज़्यादा फर्क नहीं है। उत्तर प्रदेश में शुद्ध रोपण क्षेत्र कितना है, तो ये है आपका 68.45%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि यूपी में जो शुद्ध रोपण क्षेत्र है वो कितना है। अब बात हो रही वनों के बारे में, तो वनों में जो आग लगती है वनाग्नि, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर 5 श्रेणियाँ बनाई गई हैं जो फॉरेस्ट में मतलब जंगलों में जो आग लगती है। फायर प्रोन एरिया, तो एक है आपका एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया, ये 0.61% है, 1% से भी कम है एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया। जबकि लेस फायर प्रोन जो है यह 62.58% है, ठीक है। अब ये जो 5 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं वनाग्नि श्रेणियों के, तो सबसे पहले आपका आएगा एक्सट्रीमली फायर प्रोन, दूसरे स्थान पर आएगा वेरी हाईली फायर प्रोन, तीसरे स्थान पर आएगा आपका हाईली फायर प्रोन, चौथे स्थान पर आएगा आपका मॉडरेटली फायर प्रोन, 5वें स्थान पर आएगा आपका लेस फायर प्रोन, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सट्रीमली फायर प्रोन कितना है, 1% से कम, और लेस फायर प्रोन कितना है 62.58%, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स एक वर्गीकरण किया गया है 1968 चैंपियन एवं स्टेट वन वर्गीकरण। तो इसके अनुसार यूपी में कुल वनों के प्रकार कितने हैं, तो 29। उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, 29 प्रकार के वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन है और सर्वाधिक अत्यंत सघन वन ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक जो अत्यंत सघन वन है ये मिलेंगे आपको लखीमपुर खीरी में। सबसे कम अत्यंत सघन वन मिलेंगे कुशीनगर में। ध्यान देना कि 54 जिले ऐसे हैं जहाँ पर अत्यंत सघन वन नहीं है। सर्वाधिक सामान्य सघन वन ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा, सोनभद्र में। सबसे कम सामान्य सघन वन मिलेगा आपको बलिया में। कन्नौज एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर न तो सामान्य सघन वन है न अत्यंत सघन वन, ठीक है। और सर्वाधिक जो खुले वन हैं, सर्वाधिक खुले वन ये मिलेंगे आपको सोनभद्र में। सबसे कम खुले वन मिलेंगे आपको कहाँ पर, भदोही में मिलेंगे। सर्वाधिक झाड़ी मिलेगी आपको झांसी में, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना सर्वाधिक जो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले मैंने आपको बताया था झांसी के बारे में। झांसी में क्या बताया था, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है, झांसी में हुई है। तो झांसी में सबसे ज़्यादा झाड़ी भी पाई जाती है, झा से झाड़ी, झा से झांसी, याद रहेगा। सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, झांसी में। सबसे कम झाड़ी कहाँ पर है, अमेठी में है। 18 जिलों में झाड़ी क्षेत्र नहीं है। सर्वाधिक जो आग की घटनाएं होती हैं तो लखीमपुर टॉप पर है, दूसरे स्थान पर बलरामपुर है, तीसरे स्थान पर है महाराजगंज। आदिवासी जिलों की संख्या कितनी है, आदिवासी जिले केवल 1 हैं, सोनभद्र को घोषित किया गया है। और यूपी में कोई भी पहाड़ी जिला नहीं है, 0 है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो मैंने बताया था झांसी टॉप पर है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि के मामले में झांसी टॉप पर है, दूसरे स्थान पर अमरोहा है, तीसरे स्थान पर इटावा है। जबकि सर्वाधिक कमी वाले मामले में लखीमपुर सबसे ज़्यादा कमी हुई है वनावरण में, फिर कानपुर देहात में, फिर पीलीभीत में, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार
सबसे पहले ये देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार, फिर देखेंगे प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक बनावरण। तो सर्वाधिक बनावरण क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ पर है, तो यहाँ पर सोनभद्र टॉप पर है, फिर लखीमपुर खीरी है, फिर मिर्ज़ापुर है। जबकि सोनभद्र परसेंट के अनुसार जो है सर्वाधिक बनावरण कहाँ पर है, तो सोनभद्र में है, फिर चंदौली है, फिर श्रावस्ती है। सबसे कम बनावरण वाला जो क्षेत्र है उसको देखेंगे, तो सबसे कम बनावरण क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो भदोही टॉप पर है। सबसे कम बनावरण में भदोही टॉप पर है क्षेत्रफल के हिसाब से, फिर मऊ है, फिर संभल है। जबकि प्रतिशत में संभल टॉप पर है, फिर भदोही है, फिर मैनपुरी है। झाड़ी क्षेत्र में मैंने आपको बताया था सर्वाधिक जो झाड़ियाँ हैं तो झांसी टॉप पर है, फिर आगरा है, फिर आपका महोबा है। और सबसे कम जो झाड़ियाँ हैं तो टॉप पर अमेठी है, उससे ज़्यादा झाड़ी मिल जाएगी आपको सुल्तानपुर में, उससे ज़्यादा मिल जाएगी आपको कहाँ पर, कासगंज में। ठीक है, तो ये आपके जो है ना 2 टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं, भारत और विश्व की वन स्थिति रिपोर्ट और उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार 2024 को देखते हैं। तो ये है आपका नोबेल पुरस्कार 2024। तो जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उसको देख लेते हैं। देखो, कुल मिला के 6 पुरस्कार होते हैं नोबेल प्राइज़ में। इसमें क्या क्या होता है ये आपको याद होगा, चलिए देखते हैं। चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था ये विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को दिया गया था, दोनों अमेरिकी हैं। ठीक है, तो स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट मेडिकल यूनिवर्सिटी की नोबेल असेंबली द्वारा मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं का चयन किया जाता है। और पुरस्कार राशि कितनी होती है, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। और इन्होंने क्या खोज की है मेडिसिन के क्षेत्र में, जो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन हैं, इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की है जिसके आधार पर कोरोना में टीका बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। तो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार 2024 है ये दोनों अमेरिकी यहाँ पर भी हैं। तो चिकित्सा का भी दोनों अमेरिकी हो गए और फिजिक्स में भी दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। क्या नाम है, जॉन हाफील्ड और जोफ्री हिंटन। ठीक है, दोनों अमेरिकी हैं। तो ध्यान देना कि इनकी खोज क्या है, फिजिक्स के उपकरणों का प्रयोग कर उन विधियों के विकास के लिए जो शक्तिशाली मशीन लर्निंग का आधार हैं। ठीक है, बात यहाँ पर क्या हो रही है, मशीन लर्निंग मतलब एआई के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार था ये किसको दिया गया है, तो 3 लोगों को दिया गया था केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। तो डेविड बेकर हैं, डेमिस हस्बिस हैं, हसाबिस या हस्बिस, और जॉन एम जम्पर हैं, जॉन एम जम्पर। तो डेविड बेकर को दिया गया था आधा पुरस्कार कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए। बाकी जो आधा पुरस्कार था वो प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को बांटा गया था। ठीक है, 3 लोगों को मिला था केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया था, तो साउथ कोरिया की लेखिका हैं हान कांग। हान कांग जो हैं साहित्य में नोबेल जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई हैं, और ये पहली दक्षिण कोरियाई महिला हैं, पहली एशियाई लेखिका भी हैं। ठीक है, याद रखना इसको। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जापान की एक संस्था है निहोन हिंडाक्यो को प्रदान किया गया है। ये जो संस्था है 1945 में जो परमाणु बमबारी हुई थी उससे बचे लोगों की एक संस्था है जो कि दुनिया में शांति और परमाणु बम निरस्त्रीकरण की वकालत ये लोग करते हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ये किसको दिया गया था, तो डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को प्रदान किया गया था। क्यों, संस्थाओं के निर्माण समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए उनके कार्य का आधुनिक महत्व ये समझने में है कि कैसे कमज़ोर देश सालों की तरक्की के बावजूद अमीर देशों की तरह विकसित नहीं हो पाए हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो आपका जो नोबेल पुरस्कार है ये क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो 50वें सीजेआई कौन थे, 50वें सीजेआई का नाम बता सकते हो आप। फिलहाल बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप इसको इस प्रकार से देखिए कि भारत के जो 51वें चीफ जस्टिस बने हैं संजीव खन्ना जी बने हैं। तो ध्यान देना कि भारत के जो 50वें सीजेआई थे DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त हो गया। इसके बाद संजीव खन्ना जी जो हैं वो भारत के 51वें क्रम के सीजेआई चीफ जस्टिस बने हैं। हालांकि इनका जो कार्यकाल है मात्र 6 महीने का होगा।
वो 13 मई 2025 को रिटायर हो रहे हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख, ध्यान देना ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में आपको मिलेगा। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, 1935 एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम शुरू किया था। समझ गए आप। स्थापना के समय एक चीफ जस्टिस थे और कितने जज थे? 7 जज थे। पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे उनका नाम क्या था? हीरालाल जे कानिया। और ध्यान देना सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये आर्टिकल 129 में लिखा गया है। अच्छा, हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? क्या बता सकते हो क्या? मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। तो बताइए कि जो हाई कोर्ट है वो भी एक अभिलेख न्यायालय है। इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है ये बताइए आप। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 143 के अंतर्गत। अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। तो ध्यान देना कि ये जो लिखा गया ना, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श लेगा, तो इसके बारे में जो वर्णन मिलता है ये आर्टिकल 143 के अंतर्गत मिलता है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? तो ध्यान देना आर्टिकल 32 के अंतर्गत। हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है। रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस, परमादेश, प्रोविशन प्रतिषेध, क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा और सर्टियोरेरी यानी कि उत्प्रेषण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। सरला को याद रखना। सरला मतलब स से संसद। संसद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। राज्यसभा का उल्लेख 80 में है और लोकसभा का उल्लेख जो है वो 81 में है। तो सरला को याद रखना, यहाँ से हो सकता है एग्जाम में कुछ प्रश्न बन जाए आपके। इसके बाद ध्यान से देखना, जो आपका आर्टिकल 32 है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे निर्देशित करता है। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है, ऐसा अनुच्छेद 137 में लिखा गया है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करवाते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान को किसने लिखा है? तो भारतीय संविधान जो लिखा गया था ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा लिखा गया था। और ध्यान देना कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कितने अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे? 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के कितने अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे? तो ध्यान देना कि, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देना कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो कि प्रभावी हो गए थे। संविधान की पुस्तक का भार कितना है? 3.75 किलोग्राम है। मूल प्रति संसद के पुस्तकालय में विशेष हीलियम से भरे चैम्बर में रखी गई है। तो ध्यान देना कि कंपनी की राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा अलग किया गया था। अब आपको याद होगा ना, जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद आया था पीट्स इंडिया एक्ट 1784। और इसमें क्या किया गया था? इसमें कंपनी की जो राजनीतिक कार्य थे और वाणिज्यिक कार्य थे इनको अलग अलग कर दिया गया था। तो संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था ये 22 जनवरी 1947 को किसने प्रस्तुत किया था? आपको याद होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली जो है यह अमेरिकी संविधान से ली गई है। ठीक है, सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। और ये भी पता रहे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद संवैधानिक तानाशाही कहा गया है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आपके जो है ना इस भारतीय संविधान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? जनगणना 2011। लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु और भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आएगा। रामायण का फारसी में अनुवाद हो चुका है अब्दुल कादिर बदाऊनी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर याद रहे कि रामायण का जो फारसी में अनुवाद हुआ था अब्दुल कादिर बदाऊनी ने किया था और नाम रामायण ही है। लेकिन ध्यान रखना
कि अमर सिंह द्वारा रामायण का फारसी गद्य में अनुवाद किया गया था, तो उसको नाम दिया गया था अमर प्रकाश, ठीक है। और दारा सिकों के द्वारा भी अनुवाद करवाया गया था। महाभारत का जो फारसी में अनुवाद है उसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? रज़्मनामा नाम दिया गया है, ठीक है। अब्दुल कादिर बदाऊनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर के द्वारा मिलकर जो महाभारत का फारसी अनुवाद था किया गया था रज़्मनामा के नाम से। अथर्ववेद का भी फारसी में अनुवाद हो चुका है इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा। लीलावती जो कि गणित का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, और भागवत पुराण का अनुवाद टोडरमल ने करवाया था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फारसी आप जानते हैं मुगलों की राज की भाषा थी। इसके बाद ध्यान देना जो अगला बिंदु है, भारत में कुल कितने जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ये अक्सर एग्जाम में आता है। तो ध्यान देना जो इसका उत्तर है वो 18 रहेगा। भारत में कुल 18 जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। एक बार इसे ना अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। पन्ना को 2011 में देश का 18वां जयमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो जो 2011 में 18वां जयमंडल आरक्षित क्षेत्र बना था वो कौन सा बना था? पन्ना बना था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक को कहते हैं प्लास्टिक या ई वेस्ट। अब एंथ्रोपोजेनिक जो शब्द है ये किसने गढ़ा था? तो याद रखना ये रूसी भूवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एलेक्सी पाओलो के द्वारा गढ़ा गया है एंथ्रोपोजेनिक शब्द। देखो अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अंटार्कटिका में भारत का जो पहला अनुसंधान केंद्र था ये दक्षिण गंगोत्री था। ये 1983 में बना था, हालांकि ये अब ये काम में नहीं है। और दूसरा जो बना था वो मैत्री बना था 1988 में, तीसरा बना था भारती 2012 में। तो अंटार्कटिका में भारत के जो 2 अनुसंधान केंद्र हैं मैत्री और भारती, इनके बाद एक नया अनुसंधान केंद्र वहाँ पर बनाया जा रहा है जिसको नाम दिया गया है मैत्री 2। 2029 तक ये काम करने लगेगा। तो भारत के पास अंटार्कटिका में जो चौथा अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा वो मैत्री 2 के नाम से होगा, जो कि 2029 तक काम करने लगेगा। एजेंडा 21 कई बार एग्जाम में आता है कि एजेंडा 21 क्या है, या फिर पूछेंगे कि एजेंडा 21 कहाँ पर जो है पारित किया गया था। तो ध्यान देना कि एजेंडा 21 जो था अस्तित्व में आया था रियो डी जेनेरियो में, ये सम्मेलन हुआ था 1992 में। ध्यान देना कि एजेंडा 21 पर्यावरण और विकास से जुड़ा एक कार्यसूची है। यह यूनाइटेड नेशन की एक कार्य योजना है। इसका मकसद वैश्विक स्तर पर सतत विकास हासिल करना है। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इसे अपनाया गया था। इस सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश शामिल हैं। ये यहाँ पर बात क्या हो रही मालूम है? यहाँ पर बात हो रही है ISA के बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा होती है ये हमारी धरती हो गई, इक्वेटर हो गया, कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई। इसके बीच में जो देश शामिल हैं इन्हीं का एक गठबंधन है ISA। इसका जो हेडक्वार्टर है आपको पता है भारत में गुरुग्राम में है। तो ISA की स्थापना हुई थी 2015 में, और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था 11 मार्च 2018 को हुआ था। अब तक इसमें कुल 105 देश सदस्य बन चुके हैं। बूस्टर में मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, और पुनः आपको बताना चाहूँगा कि जो ISA का 105वां सदस्य बना था ये देश कौन सा था। कई बार एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि ISA का जो 105वां मेंबर है ये कौन है। तो आपको पता ही होगा कि ये देश है मालडोवा। क्या नाम है? मालडोवा 105वां देश बना था, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो बोंडला वन्यजीव अभयारण्य है, बोंडला वन्यजीव अभयारण्य, इसे देखने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे? तो आप जाएंगे गोवा में। कांगेर घाटी जो वन्यजीव अभयारण्य है ये छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपको। एक है आपका पाखल वन्यजीव अभयारण्य, ये मिलेगा आपको कहाँ पर? तेलंगाना में मिलेगा। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जो है राजस्थान में है, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और थोड़ा सा आपको ये बता दें कि 2024 तक भारत में जो वन्यजीव अभयारण्य हैं इनकी संख्या कितनी है। तो कुल मिला के 573 हो गई ये संख्या। 2024 तक भारत में वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? तो ये 573 हैं, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि के बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो सुंडा जल संधि जो है ना ये जावा और सुमात्रा को अलग करती है। ध्यान देना, सुंडा जल संधि जो है ये जावा और सुमात्रा को अलग करती है। एक है बेरिंग जल संधि, यह एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। फार्मोसा जल संधि जो है यह ताइवान और चीन को अलग करती है।
जाहौर जल संधि जो है सिंगापुर और मलेशिया को अलग करती है, जबकि होरमुज़ जल संधि जो है ये यूएई और ईरान को अलग करती है। ठीक है, ध्यान देना, आल्प्स पर्वत ये नाम आपने सुना होगा, यूरोप की एक पर्वत श्रेणी है और इसमें माउंट ब्लैंक MOUNT माउंट ब्लैंक कहेंगे इसे आप। एग्जैक्टली कई बार ना माउंट लोग लिखते हैं, इसको लिखा जाता है इस प्रकार से माउंट फिर BLANC माउंट ब्लैंक। तो ये आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च बिंदु है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4810 मीटर है। नवीन मोड़दार पर्वत है आल्प्स पर्वत, ये भी आप जानते ही हैं। और ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तो ये यूरोप में फ्रेंच इटालियन बॉर्डर पर मिलेगा आपको आल्प्स पर्वत। नेक्स्ट आपका है जनगणना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। देखो डिटेल में पढ़ेंगे बहुत लंबा जाएगा, उतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार यूपी में 0 से लेकर 6 वर्ष उम्र का जो समूह है वो कितना है? यूपी में 0 से 6 उम्र समूह का जो प्रतिशत है ये 15.41% है जनगणना 2011 के मुताबिक। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है तो आपको बता रहा हूँ। 2001 में ये जो प्रतिशत था 0 से लेकर 6 साल के जो बच्चे थे उनका प्रतिशत 19 था और अब 2011 में हो गया था यह 15.41%, ये कम हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर 0 से 6 उम्र समूह का जो प्रतिशत है ये 13.6% है। ठीक है, और जनगणना 2011 के मुताबिक यूपी सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। यूपी की कुल साक्षरता कितनी है? 67.7% है। इसमें पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 77.3% है। स्त्री साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 57.2% है। राष्ट्रीय साक्षरता दर कितनी है? 73% है। यूपी में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है कानपुर नगर है। यहाँ की 75.1% जो महिलाएं हैं वो साक्षर हैं। दूसरे स्थान पर लखनऊ है 71.54% के साथ लखनऊ दूसरे स्थान पर है महिला साक्षरता में। इसके बाद आता है आपका GBN गौतम बुद्ध नगर 70.82% के साथ तीसरे स्थान पर। तो महिला साक्षरता में टॉप पर कानपुर नगर है और गौतम बुद्ध नगर यह तीसरे स्थान पर है, लखनऊ दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है यह गौतम बुद्ध नगर है। ऑल ओवर जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है यह गौतम बुद्ध नगर है। हालांकि महिला साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर तीसरे स्थान पर है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिला में भी गौतम बुद्ध नगर टॉप पर है। उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है ये कितना है? 912 है। राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है? 943 है। और यूपी में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर रहती है? तो गाज़ियाबाद में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कहाँ है? गाज़ियाबाद है। ठीक है, इसके बाद है आपका पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक संख्या का पिरामिड, दूसरा जैव भार पिरामिड, तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, सासाकावा पुरस्कार कई बार एग्जाम में आया है ये। अब यहाँ पर EVS के कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि कई बार पूछा जाएगा सासाकावा पुरस्कार जो है कौन प्रदान करता है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। UNEP की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है सासाकावा पुरस्कार। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ध्यान से सुनना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, जबकि वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम आया था 1981 में। पहले वन संरक्षण आया था, उसके बाद वायु संरक्षण आया 1981 में। फिर आता है आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, कब आया? 1986 में आया। ठीक है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। अभी मैंने आपको पढ़ाया था। और जो पहला COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था? 1995 में हुआ था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था ये 1987 में हुआ था। WWF की स्थापना जो हुई थी यह कब हुई थी? 1961 में। ये जो WWF है ये क्या है? कई बार एग्ज़ाम में इसके बारे में प्रश्न बनता है WWF के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म इसका है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। स्थापना इसकी होती है कब? 29 अप्रैल 1961 में।
और यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए काम करता है। ठीक है, इसके बाद है आपका वेटलैंड इंटरनेशनल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। ग्रीन पीस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1971 में स्थापित किया गया था। ग्रीन पीस क्या है आपको बता दें। देखिए, ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है ये नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है और ग्रीन पीस एक गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मकसद पर्यावरण की रक्षा करना और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का समाधान निकालना है। ग्रीन पीस दुनिया के सबसे मशहूर पर्यावरण संगठनों में से एक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखो ये है 10 माइक्रोन। म्यू से इसे डिनोट करते हैं। 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को शुद्ध कण की पदार्थ की संज्ञा दी जाती है। यानी कि अगर 10 माइक्रोन से बड़े आकार का कण है तो वो सांस के साथ अंदर नहीं जाता है, मानव शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। लेकिन अगर इससे छोटा कण है तो फिर क्या होता है? इससे हमारे जो फेफड़े होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो ये वायु के साथ हमारे श्वास नली में जाता है, फिर हमारे फेफड़े को डैमेज करता है। एरोसोल क्या है? कई बार एग्जाम में आता है एरोसोल। तो हवा में तरल और ठोस कणों को कहा जाता है एरोसोल। एनजीटी के बारे में जानते हैं ना आप? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में गठित और सांविधिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है। एनजीटी स्थापना होती है 2010 में। एनजीटी की जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली में है। इसकी कुछ अन्य पीठें भी हैं लाइक एज भोपाल में, पुणे में, कोलकाता और चेन्नई में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एनजीटी की जो प्रधान पीठ है दिल्ली में है, अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं। चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1973 में। इसके प्रणेता थे चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? ये जनेवा में है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, 23 मार्च के दिन। ठीक है, शांत घाटी आंदोलन शुरू हुआ था 1973 में। जंगल बचाओ आंदोलन को शुरू किया गया था 1980 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1989 में। एपिको आंदोलन शुरू हुआ था 1983 में। वियना सम्मेलन जो है ना, कई बार पूछते हैं वियना सम्मेलन जो है यह किसी से संबंधित है? तो ध्यान देना कि जो वियना सम्मेलन है यह ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ये कन्वेंशन जो हुआ था कब हुआ था? 1985 में हुआ था। 1985 में यह सम्मेलन किया गया था, वियना कन्वेंशन। ओजोन परत संरक्षण के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है। यह सम्मेलन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल को कम करने की रूपरेखा तैयार किया गया था वियना सम्मेलन में। एक है आपका जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो है यह सतत विकास पर जोर देता है। कानकुन सम्मेलन जो है यह हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई थी कानकुन सम्मेलन के दौरान। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो कि हुआ था 1987 में, यह भी जो है ना ओजोन संरक्षण से संबंधित था, ध्यान देना इसको भी। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987। ये जो आपका मॉन्ट्रियल सम्मेलन था ना, इसके बारे में थोड़ा सा ये है कि 1987 में किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जो पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा के लिए ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए बनाया गया था। अगला है आपका हेलसिंकी सम्मेलन। सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये सम्मेलन हुआ था, हेलसिंकी सम्मेलन। रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। एजेंडा 21 यहीं पर पारित हुआ था। और इसके 5 साल के बाद 1992 में 5 साल जुड़ेंगे, 97 में हुआ था पृथ्वी धन 5 सम्मेलन। इसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। फिर जो रियो सम्मेलन हुआ 1992, उसके 10 साल के बाद 2002 में जो सम्मेलन हुआ था इसे दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। और 20 साल के बाद रियो +20 2012 में सम्मेलन हुआ था। द फ्यूचर वी वांट, ये इसकी थीम थी जिस पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि अनुच्छेद 280 में आपको क्या मिलेगा? अनुच्छेद 280 में मिलेगा आपको वित्त आयोग का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 338 में मिलेगा आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, जबकि 338A में क्या मिलता है? 338A में आपको मिलेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा ए लगा दोगे तो बदल जाएगा। ये अनुसूचित जाति एसटी के लिए है, सॉरी एससी के लिए है, और 338A जो है यह एसटी के लिए है। ठीक है, एससी कमीशन और एसटी कमीशन, नेशनल एससी कमीशन और नेशनल एसटी कमीशन। ठीक है,
इसके बाद है अनुच्छेद 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 76 में क्या दिया गया है, महान्यायवादी की जो व्यवस्था की गई है इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में मिलता है। अनुच्छेद 15 कई बार एग्जाम में आया है, तो अनुच्छेद 15 में क्या मिलता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार मिलता है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में क्या मिलता है, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। और अनुच्छेद 19 में क्या मिलता है, वाक स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या है, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 29-30 कई बार एग्जाम में ये आता है कि अनुच्छेद 29-30 में क्या है, या आपसे पूछ लेंगे कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो किस अनुच्छेद में हैं, तो यह अनुच्छेद 29-30 है। अनुच्छेद 23-24 में क्या मिला है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत उल्लिखित किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 25 से 28 तक में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 153 में क्या मिलेगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 153 में। और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 213 में क्या लिखा है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 213। जबकि विधानसभा का विघटन के बारे में जो वर्णन मिलता है यह 174 के अंतर्गत मिलता है। राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ग्रहण है यह अनुच्छेद 60 में आपको देखने को मिलेगा। और भारत का जो राष्ट्रपति है तो इसके बारे में वर्णन मिलता है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है उसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 54 में मिलता है। राष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन अनुच्छेद 56 में किया गया है। और अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा कहा गया है इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। अनुच्छेद 169 में क्या मिलता है आपको, विधान परिषद की स्थापना का वर्णन मिलता है। और 74 में क्या मिलता है आपको, राष्ट्रपति को सलाहकार परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 74 में लिखा गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 165, राज्य का जो महाधिवक्ता होगा इसका वर्णन अनुच्छेद 165 में मिलता है। और जो संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है ना, राज्यसभा और लोकसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 108 में किया गया है। तो इसे आहूत करते हैं राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष इसकी मतलब अध्यक्षता करते हैं। प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अनुच्छेद 102 में क्या है, अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों के लिए निर्भरताओं की व्याख्या की गई है। 112 में बजट, हालांकि बजट शब्द का प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है, तो हालांकि 112 में इसका वर्णन मिलता है। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में मिलेगा आपको। अनुच्छेद 75(3) में क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये कहा गया है अनुच्छेद 75(3) में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन मिलेगा आपको। अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 44 में, 4-4 दोनों समान। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये वर्णन मिलेगा आपको अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। अनुच्छेद 50 में क्या है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, 50-50 कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखना, मतलब याद करने का बिंदु है ये। अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण, तो पृथक्करण मतलब कहते हैं ना 50-50 कर दो, अलग अलग कर दो, तो मतलब वही है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 137 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, अनुच्छेद 137 में है। अनुच्छेद 124 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना व गठन का वर्णन अनुच्छेद 124 में है। और 129 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। और 143 में क्या है, मैंने बताया ये सब, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है इसका वर्णन अनुच्छेद 143 में किया गया है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 165 में है। संसद का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। अनुच्छेद 123 में क्या है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे SDG गोल्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो कुल मिला के कितने SDG गोल्स हैं, तो ये संख्या कुल कितनी है, ये 17 है। आपको बता दें कि जो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको अपनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में किया गया था। इस संबंध में महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में 25 से 27 सितंबर 2015 में आयोजित की गई थी और इसी बैठक में अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए थे और इनको अचीव करने का जो टाइम रखा गया था ना, ये 2016 से लेकर 2030 तक रखा गया था। ये जो गोल्स हैं इस प्रकार से हैं। सबसे पहला गोल ये है कि गरीबी उन्मूलन होना चाहिए, नो पॉवर्टी। दूसरा गोल था शून्य भूख, जीरो हंगर। तीसरा गोल है आपका अच्छा स्वास्थ्य व खुशहाली, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा गोल है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा गोल है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी। छठा गोल है स्वच्छ जल और स्वच्छता, क्लियर वाटर, सैनिटेशन। सातवां गोल है सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आठवां गोल है अच्छा कार्य और आर्थिक विकास, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नौवां गोल है आपका उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, ठीक है। दसवां गोल है असमानता कम करना, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी। 11वां गोल है टिकाऊ शहर और समुदाय, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12वां गोल है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका 13वां गोल जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद जल के नीचे जीवन, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइफ बिलो वाटर, इसका वर्णन 14वें के अंतर्गत किया गया है, 14वां SDG गोल है। 15वां लक्ष्य है भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड। 16वां लक्ष्य है आपका शांति व न्याय, मजबूत संस्थाएं। और अंतिम 17वां लक्ष्य था लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप टू अचीव गोल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब जो SDG गोल्स है, मैंने आपको बताया था ना कि 2016 से लेकर 2030 तक के लिए इनको तय किया गया है और ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहीं से कुछ प्रश्न आपको डायरेक्टली देखने को एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। अगर चीज़ें आपको याद हो गई हैं तो अच्छी बात है, जो चीज़ें आपको याद नहीं हो पाई हैं उसके लिए आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार और देख लेंगे, बहुत सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी इसे देखा है तो इसे 1-2 दिन के बाद पुनः देखिएगा, इसे शेयर कर लीजिए अपने किसी व्हाट्सएप नंबर, ग्रुप, जहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं, ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें, ठीक है। और रही बात PDF की, तो PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप वीडियो को ही सुन लें और 1 घंटे का समय आज के बाद पुनः निकालें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर बताई गई हैं और वो डेटा यहाँ पर लिखित में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हैव ए ग्रेट डे, सभी को बेस्ट ऑफ लक। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमने प्रयास किया कि मैक्सिमम जो GS है इस मेगा बूस्टर में आपका कंप्लीट हो जाए। तो लाइक और शेयर प्लीज़ आप लोग करिए, क्योंकि एक क्लास बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। फिर आपको सारे फैक्ट जो हैं वो बताने पड़ते हैं और सारी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें लिखने में कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। तो अगर आप उचित समझें तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर भी। धन्यवाद आपका।